मोदी सरकार की ईडी और सीबीआई, जिसको ये कहा जाता है ये स्वतंत्र जांच एजेंसियां हैं, वो 2 साल तक अभी ट्रायल भी शुरू नहीं करा पाई हैं। अगर एक सरकारी नेता, सरकारी मुख्यमंत्री, दिल्ली का चुना हुआ मुख्यमंत्री के खिलाफ दिल्ली शराब घोटाले के आरोप है, उनके मंत्रिमंडल के लोगों के खिलाफ आरोप लगे हैं और उस आरोप के भ्रष्टाचार के आरोप में आपको तिहाड़ जेल भेज दिया गया, तो आपकी ईडी की सीबीआई की जिम्मेवारी क्या है कि 2-2 साल तक उनको बिना ट्रायल के शुरू किए हुए जेल में सड़ा दोगे? दिल्ली के मुद्दे बिजली, सड़क, पानी, सीवर, यही सब है। इसी पे चुनाव होगा। केजरीवाल जी का जो कोर वोट बैंक है वो है क्लस्टर झुग्गी बस्तियां, वहां पर वो पूरी सुविधाएं वहां पे देते हैं। थोड़ा सा अच्छा प्रदर्शन करेगी। अभी इनके 8 विधायक हैं, तो मेरा व्यक्तिगत अनुमान है कि बीजेपी 15 से 20 सीटों तक सिमट के रह जाएगी। 15 से 20 सीटों हाँ हाँ बिल्कुल सीटें बढ़ेंगी, लेकिन बहुमत के बहुत ज्यादा नजदीक नहीं पहुंच पाएंगे, और ऐसे भी बहुमत के नजदीक नहीं पहुंच पाएंगे कि दूसरी पार्टियों से समर्थन लेके सरकार बना ले। अच्छा, गठबंधन नहीं कर गठबंधन की भी स्थिति में नहीं होगी बीजेपी। एक दावा है, दिल्ली की बात कर लेता हूँ कि 50 सीटें हम लेकर आएंगे सर। दावे तो 27 वर्षों से कर रहे हैं ये लोग। हाँ। इनको तो शराप लगा हुआ है बीजेपी को। हाँ। दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगले 27 सालों तक नहीं बनेगी। नहीं बनेगी। कारण ये है क्योंकि आपने दिल्ली की जनता के लिए कुछ किया ही नहीं है। हाँ। 15 वर्षों तक आप दिल्ली की एमसीडी की सत्ता में रहे। हाँ। आपको पूर्ण बहुमत मिला। हाँ। लेकिन आपके पास दिल्ली की जनता के बीच में जाकर 5 उपलब्धियां भी नहीं है जो आप बता सको कि दिल्ली एमसीडी में जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी तो आपने दिल्ली की 2 करोड़ 2.5 करोड़ जनता के लिए कौन से 5 काम किए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक शर्मा। आपने देखना शुरू कर दिया आई न्यूज़ हिंदी। इस वक्त मैं लाल किला क्षेत्र में मौजूद हूँ और जिस तरीके से बहराइच का मुद्दा सामने आया यूपी का, जिस तरीके से दुर्गा पंडाल को लेकर वहाँ पे पथराव हुआ है सामने और जो गोली लग के 2 लोगों की मौत हो गई है, उनसे बात करेंगे लोगों से कि किस तरीके से वहाँ पे प्रशासन की लापरवाही हुई है। जिस तरीके से यूपी में योगी आदित्यनाथ पर सवाल खड़े हो गए हैं, बहुत बीजेपी सरकार पे उंगलियां खड़ी होती नजर आ रही है कि जिस तरीके से वहाँ पे इतनी प्रशासन टाइट होने के बाद भी इस तरीके से एक धार्मिक मुद्दे पे पथराव फिर से सामने आता है। अक्सर काफी ऐसी रैलियों में पथराव नजर आया। लोगों से बात करेंगे और दिल्ली की भी बात करेंगे कि दिल्ली में, हरियाणा में जिस तरीके से फेरबदल हुआ, बीजेपी वहाँ पे सत्ता बनाती नजर आई और कांग्रेस वहाँ पे जिस तरीके से ऊपर चल रही थी एकदम से सत्ता पलट गई। कांग्रेस यहाँ दिल्ली में क्या लग रहा है कि दिल्ली में बीजेपी सरकार जिस तरह है कह रही है 50 सीटों पर हम राज करेंगे, 50 सीटें वो लेकर आएगी या नहीं आएगी? सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय चौहान। क्या लग रहा है जिस तरीके से बीजेपी का एक दावा है, दिल्ली की बात कर लेता हूँ कि 50 सीटें हम लेकर आएंगे सर? दावे तो 27 वर्षों से कर रहे हैं ये लोग। हाँ। इनको तो शराप लगा हुआ है बीजेपी को। हाँ। दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगले 27 सालों तक नहीं बनेगी। नहीं बनेगी। कारण ये है क्योंकि आपने दिल्ली की जनता के लिए कुछ किया ही नहीं है। हाँ। 15 वर्षों तक आप दिल्ली की एमसीडी की सत्ता में रहे। हाँ। आपको पूर्ण बहुमत मिला। हाँ। लेकिन आपके पास दिल्ली की जनता के बीच में जाकर 5 उपलब्धियां भी नहीं है जो आप बता सको कि दिल्ली एमसीडी में जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी तो आपने दिल्ली की 2 करोड़ 2.5 करोड़ जनता के लिए कौन से 5 काम किए। तो ये तो इनकी उपलब्धि है। अगर जो व्यक्ति, जो सरकार, जो पार्टी पूर्ण बहुमत से 15 साल तक लगातार 3 कार्यकाल में सत्ता पर रहे, काबिज रहे, वो 5 उपलब्धियां नहीं गिना सकती। इसलिए मेरा यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर अभी तो आने वाली नहीं है 2025 में, और ऐसे ही अगर इनकी राजनीति का कार्यशैली रही दिल्ली के अंदर, अपने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा, बाहर के लुकिंग लंडन लोगों को लाकर टिकट देना, उनको चुनाव लड़ाना, किसी की माँ मुख्यमंत्री तो उसको सांसद बना दिया, उसकी बेटी को सांसद बना दिया, किसी का बाप मुख्यमंत्री रहा तो उसके बेटे को सांसद बना दिया, किसी का बाप भी मुख्यमंत्री रहा तो उसको दिल्ली का प्रवक्ता बना दिया। ये बीजेपी की कार्यशैली है। हाँ। क्या जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो 20-20, 30-30, 50-50 साल तक अपना जीवन पार्टी को समर्पित कर दिया, क्या उनकी आने वाली पीढ़ी को भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में नहीं लाना चाहिए? क्या इस बूढ़ी राजनीति से अब परहेज नहीं करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को? दिल्ली में केजरीवाल जीतेंगे? भाई पता नहीं, हमें कोई खाने को देता पता नहीं। तो दिल्ली के अंदर देखिए, केजरीवाल का मुद्दा जहां तक चल रहा है, केजरीवाल आज भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भारी पड़ेगा। लेकिन केजरीवाल का जो 62-65 सीटों का, 70 सीटों का दावा था, वो हवा निकल चुकी है केजरीवाल की।
केजरीवाल सिर्फ 40 सीटों तक सिमट के रह जाएंगे, लेकिन सत्ता केजरीवाल के हाथ में आएगी। क्या लग रहा है कि कांग्रेस इस बार, लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस कुछ अपना बाजी मार सकता है? नहीं, कांग्रेस में वो चीज नहीं है। कांग्रेस के गठबंधन के अंदर ही बहुत ज्यादा आपस में गुटबाजी है इनकी, क्योंकि हमने हरियाणा की हालत देखी। कांग्रेस को पूरी मीडिया ने जिता दिया, सारे चुनाव के जो विश्लेषक थे उन्होंने जिता दिया, जो हमारे सर्वे आए थे उन्होंने जिता दिया। नहीं, इसमें क्या हुआ, हरियाणा के अंदर 2 गुट थे, हुड्डा ग्रुप और एक शैलजा ग्रुप। शैलजा ग्रुप का यह कहना था कि हुड्डा ग्रुप के विधायकों को चुनाव हरवाओ, उसके विधायक कम जीतेंगे तो मैं राहुल गांधी से जाकर मांडवाली कर सकती हूँ कि मेरे विधायक ज्यादा जीते हैं, इसलिए मुझे मुख्यमंत्री बनाओ। वही दाव हुड्डा खेल रहे थे कि शैलजा के जो गुट के विधायक हैं उनको चुनाव हरवाओ, ताकि हम राहुल गांधी से मांडवाली कर सके कि हुड्डा कैंप के जो विधायक हैं वो ज्यादा हैं, इसलिए हमारी दावेदारी बनती है, इसलिए हमें मुख्यमंत्री बनाओ। तो आपसी गुटबाजी के कारण भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस की आपसी गुटबाजी के कारण भारतीय जनता पार्टी जीत गई और कांग्रेस जीता हुआ चुनाव हार गई। ये सुरजेवाला, हुड्डा, शैलजा, इनके तिगड़ी ने आपस में ही गुटबाजी, ये सिर्फ मुख्यमंत्री बनने के लिए चुनाव लड़ रहे थे, कांग्रेस को जिताने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे थे। ये कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को सोचना होगा, क्या कांग्रेस राज्यों में जाकर कांग्रेस पार्टी को जीतने के लिए चुनाव लड़ना चाहती है या व्यक्ति विशेष को मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनाव लड़ना चाहती है? तो ये कांग्रेस की जो नेतृत्व है उनको सोचना पड़ेगा। अगर ऐसा ही रहा तो दिल्ली बहुत दूर है कांग्रेस के लिए, अभी तो इनका एक विधायक भी नहीं है दिल्ली के अंदर। तो मैं बात करूं आम आदमी पार्टी की, तमाम वादे कर दिया आम आदमी पार्टी ने, पानी फ्री है, बिजली फ्री है, शिक्षा जिस तरीके से सुधार करी है, बीजेपी कहीं ना कहीं उनको टक्कर दे पाएगी? देखिए, बीजेपी थोड़ा सा अच्छा प्रदर्शन करेगी। अभी इनके 8 विधायक हैं, तो मेरा व्यक्तिगत अनुमान है कि बीजेपी 15 से 20 सीटों तक सिमट के रह जाएगी। 15 से 20 सीटें? हाँ, बिल्कुल सीटें बढ़ेंगी, लेकिन बहुमत के बहुत ज्यादा नजदीक नहीं पहुंच पाएंगे, और ऐसे भी बहुमत के नजदीक नहीं पहुंच पाएंगे कि दूसरी पार्टियों से समर्थन लेके सरकार बना ले। अच्छा, गठबंधन नहीं कर, गठबंधन की भी स्थिति में नहीं होगी बीजेपी। केजरीवाल का घमंड टूटेगा, घमंड भी टूटेगा। केजरीवाल को भी एक सत्ता का घमंड हो गया था, मेरी पंजाब में सरकार है, मेरी दिल्ली में सरकार है, मेरे गोवा में विधायक हैं। ये घमंड किसी का नहीं रहा। मुझे आज भी याद है जब रामलीला मैदान में अन्ना हजारे जी का आंदोलन शुरू हुआ था, तब अरविंद केजरीवाल जी कहते थे हम सत्ता पे बैठ जाए, हमें सत्ता में मुख्यमंत्री पद मिल जाए, लेकिन हमें घमंड नहीं करना, अहंकार नहीं करना। लेकिन केजरीवाल जी के सर पे अहंकार बोलने लगा। वो केजरीवाल जो हर कार्य दिल्ली की जनता से पूछकर करते थे, आप बंद कमरों में बैठकर फैसले लेते हैं और दिल्ली की जनता त्राहिमाम करती है। आप मुख्यमंत्री का पद से इस्तीफा दे देते हैं सिर्फ नैतिकता दिखाने के लिए कि मैंने नैतिकता के नाते दिया। आपने आतिशी जी को मुख्यमंत्री बना दिया, इस पे किसी को कोई आपत्ति नहीं है, महिला को मुख्यमंत्री बनाया आपने, लेकिन आपने अपनी संवैधानिक नैतिकता खो दी है। जब आप जेल गए थे, ये आपके आम आदमी पार्टी के आंतरिक संविधान के पन्नों में लिखा है कि यदि किसी भी नेता के ऊपर आम आदमी पार्टी का, चाहे विधायक हो या सांसद हो, यदि उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे तो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा, उसके बाद ही वो जेल जाएगा, वो पद छोड़ना पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आम आदमी पार्टी का जो आंतरिक संविधान है उस संविधान में लिखा है। जिस स्वराज की बात करते थे केजरीवाल, उस स्वराज को इन्होंने किया है। देखिए, दोष तो अभी केस चल रहा है, साबित नहीं हुआ। सवाल सबसे बड़ा यही है, साबित नहीं हुआ। दोष साबित इसलिए, देखिए केजरीवाल ने 11 साल पहले कहा था, या तो जनता हमारी मतलब इतनी बुद्धू है या इतनी षड्यंत्रकारी है या उनको खून लगा है हराम का खाने का, कि वो बात को उजागर करती नहीं है। केजरीवाल ने 11 साल पहले कहा था कि अगर किसी संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति के ऊपर आरोप लगता है और अगर उसको सजा होती है तो उसको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, और मैं अपनी सरकार में ऐसे मंत्री का, ऐसे विधायक का इस्तीफा करवाऊंगा। तो जब अपने ऊपर आई तो 6 महीने पहले इस्तीफा क्यों नहीं दिया भाई? क्या दिक्कत थी? जब करुणाकरण ने, उसके बाद जयललिता ने, लालू यादव ने, हेमंत सोरेन ने, सबने इस्तीफे दिए ऐसे मुख्यमंत्री, तो तेरे को क्या दिक्कत थी? अब कोर्ट ने जब रस्सी बांधी, नकेल कस ली, लगाम लगा दी, तब जाके तू इस्तीफा दे रहा है। अब कोर्ट ने बोल दिया तुम किसी फाइल में साइन नहीं कर सकते, तुम विधानसभा का सत्र नहीं बुला सकते, तुम सचिवालय नहीं जा सकते।
मतलब तुम्हारे पे लानत। तुमने देश की जनता को ठगा है, हमारे देश की, भारत की जनता, दिल्ली की जनता को, कि जो तुमको कोर्ट से ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं। दिल्ली में क्या लग रहा है फिर कौन जीतता नजर आ रहा सर वन साइडेड है ये। हरियाणा से चेन शुरू हुई है, रिएक्शन, चेन रिएक्शन बोलते हैं इंग्लिश में इसको। ये रिएक्शन दिल्ली को दूर है, अभी महाराष्ट्र झारखंड से होते हुए फिर वाया दिल्ली पहुंचेगी। क्या लग रहा है? नहीं, जैसे भाई साहब ने कहा अभी, मैं केजरीवाल जी की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। नहीं, इन्होंने जैसे कहा ना, आप चेन शुरू हुई है। हाँ, चेंज शुरू हुई है, ठीक है, कोई बात नहीं है। हर राज्य की अलग परिस्थितियां होती हैं और राज्य के अलग अलग मुद्दे होते हैं। दिल्ली के मुद्दे बिजली, सड़क, पानी, सीवर, यही सब है। इसी पे चुनाव होगा। केजरीवाल जी का जो कोर वोट बैंक है वो है क्लस्टर झुग्गी बस्तियां, वहां पर वो पूरी सुविधाएं वहां पे देते हैं। केजरीवाल जी ने सिर्फ एक गलती की है कि मिडिल क्लास को इन्होंने उपेक्षा का शिकार बना के रखा है। यदि मिडिल क्लास के जनता के बीच में केजरीवाल जी उनकी सुविधाओं का भी ध्यान रखते तो केजरीवाल जी को आने वाले 27-25 वर्षों तक कोई सत्ता से हिला नहीं सकता। 2047 का प्लान लेके चल रहे हैं मोदी जी, विकसित भारत बनाने का। उस समय तक केजरीवाल की सत्ता को कोई हिला नहीं सकता था और अभी भी समय है। केजरीवाल जी ने गलतियां की। मनीष सिसोदिया जेल गए, उनका इस्तीफा दिलाया आपने। सत्येंद्र जैन जेल गए, उनका इस्तीफा दिलाया आपने। आप जेल गए, आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? ये नैतिकता आपको उस समय दिखानी थी कि जब आपको जेल में डाला जा रहा था, आप अपना इस्तीफा देकर जेल जाते, एक अच्छा संदेश दिल्ली की जनता के अंदर होता और आप दिल्ली की जनता से पूछते कि मैं जेल जा रहा हूं। आपने क्या बोला? मैं देश बचाने जेल जा रहा हूं। आपने गलत बोला। दिल्ली की जनता बेवकूफ नहीं है। आप भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जा रहे थे, देश बचाने नहीं जा रहे थे। आप पहले दिल्ली को बचाने की आवश्यकता है, देश की राजधानी को बचाने की आवश्यकता है। किनसे? उन लुटेरों से, उन सत्ता में बैठे हुए लोगों से जो लोगों को पकड़ पकड़ कर जेल में डाल देते हैं और आरोप साबित नहीं हो पाते। 2 साल हो गए हैं दिल्ली शराब घोटाले को। मोदी सरकार की ईडी और सीबीआई, जिसको ये कहा जाता है ये स्वतंत्र जांच एजेंसियां हैं, वो 2 साल तक अभी ट्रायल भी शुरू नहीं करा पाई हैं। अगर एक सरकारी नेता, सरकारी मुख्यमंत्री, दिल्ली का चुना हुआ मुख्यमंत्री के खिलाफ दिल्ली शराब घोटाले के आरोप है, उनके मंत्रिमंडल के लोगों के खिलाफ आरोप लगे हैं और उस आरोप के, भ्रष्टाचार के आरोप में आपको तिहाड़ जेल भेज दिया गया, तो आपकी ईडी की, सीबीआई की जिम्मेवारी क्या है कि 2-2 साल तक उनको बिना ट्रायल के शुरू किए हुए जेल में सड़ा दोगे? और आपको जज क्या बोलते हैं, जज साहब क्या बोलते हैं? हमारे पास समय नहीं है। इस भ्रष्टाचार के आरोप की फाइल इतनी मोटी है, इतनी सारी मोटी है, जज साहब बिजी हैं। केजरीवाल जी को एक बार जमानत किस आधार पे दी कि आप चुने हुए मुख्यमंत्री हो, आपको चुनाव में प्रचार करना है, आपको जमानत दी जाती है। दूसरी बार जमानत किस आधार पे दी जाती है कि आपके फाइल में भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे उसमें पन्ने खूब सारे हैं, इसमें कई वर्ष लगेंगे फैसला आने के लिए। तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जब अपने ही फैसलों पर 2-2 तरह के फैसले देने लगेंगे तो देश की जनता का विश्वास इस न्याय में कहां पे टिकता है? ठीक है, ये दिल्ली शराब घोटाला टिके ना टिके अलग बात है, लेकिन न्यायपालिका के अंदर जो जज साहब की शब्दावली है, जो उनके न्याय संगत फैसले हैं, वो हमें अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। इसलिए जब तक ये निर्लज्ज न्याय व्यवस्था अपनी कार्यशैली को, अपनी कर्मठता के अनुसार समयबद्ध तरीके से फैसले देने शुरू नहीं करेगी, तब तक दिल्ली का आम नागरिक, देश का आम नागरिक न्याय के लिए ऐसे ही धक्के खाता रहेगा। आपने देखा होगा, बाबा सिद्दीकी करके मुंबई के थे नेता, कांग्रेस में 40 साल थे, उसके बाद एनसीपी में थी, उनको दिन दिहाड़े गोली मार के उनकी हत्या कर दी जाती है, वो भी Y+ सिक्योरिटी में होने के बाद। बिल्कुल, ये बड़ा, देखिए, ये मैं कहूँगा महाराष्ट्र सरकार के इंटेलिजेंस का फेल्योर है, महाराष्ट्र सरकार की लॉ एंड ऑर्डर स्थिति का फेल्योर है। जो मोदी जी के सिक्योरिटी से एक स्टेप नीचे होती है, वो सिक्योरिटी होने के बाद भी उनको गोली मार दी। हाँ, हमने देखा टीवी के अंदर कि जब वो पटाखे जला रहे थे तब वहाँ पर जो सिक्योरिटी थी आसपास में नहीं थी। गैंगस्टर आते हैं या जो भी लोग थे वो दोषी हैं, अपराधी हैं, वो आते हैं और गोली से भून के चले जाते हैं। तो जिन नेताओं के ऊपर जिम्मेवारी है कि अपने नागरिकों के, जिस विधानसभा को प्रतिनिधित्व करते हैं, जिस राज्य के वो नेता थे, नेशनल कांग्रेस पार्टी, जिसको प्रधानमंत्री जी नेशनल करप्ट पार्टी कभी बोलते थे, उस है ना, उन्हीं के एक मंत्री को अपनी पार्टी में शामिल किया। चलो उस मुद्दे को हटा देते हैं हम। वो पार्टी शरद पवार जी की पार्टी है। शरद पवार जी महाराष्ट्र का एक जाना माना चेहरा है। बाबा सिद्दीकी
तो हम सिर्फ इतना जानते हैं कि वो सलमान खान के, शाहरुख खान के बड़े नजदीकी थे, तो तमाम लेकिन सेलिब्रिटी के बहुत नजदीकी थे। लेकिन हमें इस बात में भी, जो क्राइम ब्रांच जांच कर रही है, ठीक है, किसी गैंगस्टर ने उनकी जिम्मेवारी ली है कि सुपारी हमने ली है, हमने मारा है, हमारे लोगों ने मारा है, वो एक अलग विषय है, वो जांच चलेगी, जिस दिशा में जाएगी वो अभी देखते हैं। लेकिन मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि बाबा सिद्दीकी के मर्डर की जांच इस आधार पर भी होनी चाहिए कि सलमान खान के पास बाबा सिद्दीकी के कितने करोड़, कितने अरब रुपया उधार है, शाहरुख खान के पास बाबा सिद्दीकी का कितने करोड़, कितने अरब रुपया उधार है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी बॉलीवुड की फिल्मों को फाइनेंस करते थे। ये किसी से नहीं छुपा है। और ईडी कहाँ छापे मारती है? उड़ीसा के अंदर जाके नेताओं के घरों, झारखंड में जाके 25 जगहों पे छापे मार रही है। इन बाबा सिद्दीकी के ऊपर छापे क्यों नहीं मारती भाई देश की ईडी? अब पता चल रहा है तो बहुत बड़ा फाइनेंसर था, अब तो मर्डर हो गया, अब छापे मारने से भी क्या मिलेगा आपको? तो देश की जांच एजेंसियों को हर दिन छापे मारने चाहिए, उन लोगों पर छापे मारने चाहिए जहां जहां पर ये गलत गतिविधियों के अंदर चीजें हो।